जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जल संकट को लेकर समय समय पर अध्ययन होते रहते हैं और हर नया अध्ययन एक नई चिंता लेकर आता है। IIT कानपुर द्वारा प्रकाशित ताज़ा रिपोर्ट में उत्तर पश्चिम भारत के 4000 से अधिक भूजल वाले कुओं के आंकड़े जुटाए गए हैं, जिनमें खासकर पंजाब और हरियाणा में तेजी से घटते भूजल स्तर का खुलासा हुआ है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को लेकर काफ़ी समय से चिंता जताई जा रही है। इसे रोकने के लिए वहां की सरकारों ने कुछ नीतिगत कदम भी उठाए, मगर उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ सका। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए सबसे अधिक भूजल का दोहन होता है। कुल भूजल दोहन का करीब 90% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग करने वाले राज्यों में सबसे आगे हैं। हालांकि हर साल केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई के संसाधन विकसित करने और वर्षा जल संचय के लिए योजनाएं बनाती हैं। उसके लिए बजटीय प्रावधान भी किए जाते हैं, मगर लगातार नीचे खिसकता भूजल स्तर इस बात की गवाही है कि वे योजनाएं व्यावहारिक रूप नहीं ले पाई हैं। पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ सालों से धान की 2 फसलें लेने की प्रतियोगिता सी देखी जाती है। इसके चलते पहली फसल बरसात से बहुत पहले लगा दी जाती है, जब देश में तेज गर्मी और लू का मौसम होता है। उसमें धान की फसल को पानी की अधिक ज़रूरत होती है। चूँकि इन दोनों राज्यों में नहरों से सिंचाई का काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए किसान भूजल पर निर्भर हैं। धान की बेमौसम फसल लेने की होड़ में इन राज्यों में भूजल का दोहन भी अधिक होता है। इसलिए पंजाब सरकार ने कई साल पहले किसानों से अनुरोध किया था कि वे बेमौसम धान की फसल न बोएं। उसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकला तो धान की अगेती फसलें लेने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। इसी तरह हरियाणा सरकार ने मौसम से पहले फसल न उगाने वाले किसानों के लिए मुआवजे की नीति घोषित की, मगर इन सब का कोई असर नहीं दिखा। अब चिंता की बात यह है कि इसी तरह भूजल स्तर घटता रहा तो समाज के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भूजल के दोहन पर रोक लगाने का बड़ा उपाय यही है कि नहरों का जाल बिछाया और नदियों के पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, मगर नदियों में इतना पानी नहीं बचा कि उससे सिंचाई की ज़रूरत पूरी की जा सके। हकीकत यह है कि नदियों का ज़्यादातर पानी औद्योगिक इकाइयाँ हड़प जाती हैं। फिर बचे हुए पानी से शहरों की पेयजल संबंधी ज़रूरतें पूरा करना भी सरकारों के लिए भारी पड़ता है। नदी जोड़ योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। वर्षा जल संचय और रेन हार्वेस्टिंग को लेकर बने नियम कायदे भी कामयाब नहीं हो सके हैं। प्राकृतिक जल स्रोत लगातार सूखते गए हैं। तालाबों, बावड़ियों पर अतिक्रमण और उन्हें भर कर
व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने में प्रशासन विफल साबित होते हैं। ऐसे में किसानों और ग्रामीण कस्बाई आबादी की भूजल पर निर्भरता बनी हुई है, मगर नीचे खिसकते जलस्तर से पानी में मिले घातक रसायन स्वास्थ्य संबंधी नई परेशानियां तो पैदा कर ही रहे हैं, खेतों की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। लोगों की लापरवाही को लेकर इन दिनों जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वे हैरान करने वाली हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है। हालत यह है कि शिमला, मनाली, मसूरी जैसी जगहों पर तो होटलों में जगह ही नहीं है, फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ के बाजारों से लेकर घूमने फिरने के ठिकानों तक पर पैर रखने की जगह नहीं है। यही हाल दिल्ली और दूसरे शहरों के बाजारों का है, जो लोगों से खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। यह सब देखकर तो लगता है जैसे भारत में महामारी जैसा कभी कुछ रहा ही नहीं होगा। लोगों में इस बात का भय ही नहीं है कि जरा सी भी लापरवाही फिर से बड़े जोखिम में धकेल सकती है। पिछले एक महीने के दौरान दूसरी लहर का असर कम पड़ते देख देश के ज़्यादातर हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील दी जा चुकी है। बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आदि खुल गए हैं। दिल्ली में तो शराब खाने भी देर रात तक खोल दिए गए हैं। यह ढिलाई इसलिए दी गई ताकि जनजीवन धीरे धीरे बंदी की जकड़ से बाहर निकले और आर्थिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ें। पर देखा जा रहा है कि जैसे ही बाजार खुले, सामान्य दिनों की तरह भीड़ बढ़ने लगी। यह स्थिति फिर से एक और लहर का कारण बन जाए तो ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि हम खुद ही फिर से संकट न्योता दे रहे हैं। हकीकत तो यह है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ असर कम पड़ा है। संक्रमण के रोजाना मामले उतार पर हैं, मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है, लेकिन अब ज़्यादा बड़ा खतरा डेल्टा प्लस जैसे विषाणु का खड़ा हो गया है। विशेषज्ञ इस बात का अंदेशा पहले ही जता चुके हैं कि डेल्टा प्लस तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हालांकि तीसरी लहर को लेकर अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह अगस्त सितंबर में आ सकती है, तो कुछ इसका वक्त अक्टूबर नवंबर बता रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर का अंदेशा जरूर बना हुआ है, और अगर तीसरी लहर आई तो इसकी सबसे बड़ी वजह बाजारों और पर्यटनों पर बढ़ती भीड़ ही कही जाएगी। पहले तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य कर रखी थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। इसी का नतीजा है कि लोग तेजी से पहाड़ी ठिकानों की ओर सैर के लिए निकल पड़े। सवाल है कि हम सब कुछ जानते बूझते भी आखिर ऐसा जोखिम क्यों उठा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबे समय से घरों में बंद रहने से लोगों की मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है, इसलिए अब वे बाहर निकलना चाह रहे हैं।
पर अभी जान बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। महामारी से बचाव के लिए मास्क, बार बार हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखना सबसे जरूरी उपाय माना गया है। स्टॉप।